इंडिया के वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी। क्यों इनको भारत का जेम्स बॉन्ड, इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहते हैं? क्यों पाकिस्तान आज भी इनके नाम से डरता है? क्यों आज इनको देश का सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट बताया जाता है? कभी रिक्शे वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक बनना तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना। इतने खतरनाक कारनामे जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने किए हों। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए। उत्तराखंड में अजीत डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता भी एक नामी अफसर थे। अपनी कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने अजमेर मिलिट्री स्कूल से की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसे क्वालिफाई कर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग से कुछ ही समय बाद केरल में एक घटना हुई। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरल के गाँव में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच कुछ अफवाहों को लेकर टेंशन बढ़ने लगी। 1972 में इन टेंशन्स ने हिंदू मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया। दोनों तरफ से वायलेंस, लूटपाट और चोरी चिकारी बढ़ती जा रही थी। अजीत डोभाल को सर्विस में आए अभी 3 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन उनके कामकाज के चर्चे अभी से दूर दूर तक फैलने लगे थे और कुछ ही समय के अंदर अजीत डोभाल होम मिनिस्टर करुणाकरण की नजरों में आ गए और उन दंगों को काबू में लाने के लिए अजीत डोभाल को चुना जाता है। बस फिर अजीत डोभाल ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों कम्युनिटीज के लोगों को समझाकर न सिर्फ इन दंगों को शांत किया, बल्कि उन लोगों पर अपना एक ऐसा जादू चलाया कि वो लोग एक दूसरे के लूटे हुए सामान को भी वापस करने के लिए राजी हो गए। देखते ही देखते अपने इसी हुनर की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस अफसरों की नजरों में आ गए और तभी उन्हें सेंट्रल सर्विसेज के लिए केरला से दिल्ली बुलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने इतनी कम उम्र में जासूसी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से एक यंग आईपीएस ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू हुआ। आइए उनके इस रोमांचक कारनामों पर एक नजर डालते हैं। जब वो दिल्ली में नियुक्त होते हैं तो उस वक्त इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहाँ के स्टेट्स खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे थे। मिजोरम स्टेट में लाल डेंगा की लीडरशिप के अंडर कुछ लोग भारत से अलग अपनी सरकार चला रहे थे। अजीत डोभाल अपनी मैरिज के कुछ ही महीनों बाद अपने काम पर वापस लौटे थे, लेकिन उनके अंदर देश की सेवा का जज्बा था और उन्होंने वहां जाने के लिए हाँ कर दी और वहां जाकर उन्होंने अपनी खास रणनीति बिछाई। असल में लाल डेंगा के 7 कमांडर्स थे और वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी थे और अजीत डोभाल ने उनकी इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने इन 7 में से 6 कमांडर्स को अलग अलग तरह से लालच दिया और दिलासा देकर अपनी तरफ शामिल कर लिया। लाल डेंगा को जब यह पता चला कि उसकी सारी असली पावर तो उसके हाथों से जा चुकी है, तब उसको भारत सरकार के आगे घुटने टेकने ही पड़े। हमारे भारत का सिक्किम स्टेट जो भी भारत का हिस्सा नहीं बना था, सिक्किम के राजा इंडिया के साथ मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति से अजीत डोभाल ने सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ सक्सेसफुली मर्ज कर दिखाया। खैर 1970 तक आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन तो कुछ स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन अगले दशक में पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे। 1984 तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार से भारतीय फौज ने उन मिलिटेंट्स को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल पूरी तरह से मिलिटेंट से मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए न्यू दिल्ली टीम ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल की बेहद अहम भूमिका थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बची हुई मिलिटेंट्स की जानकारी निकालने के लिए उन्होंने एक रिक्शा पुलर का भेष बनाया था और उन मिलिटेंट्स पर ऐसा जादू चलाया कि वो ये मानने के लिए तैयार हो गए थे कि रिक्शा पुलर एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो उनकी मदद के लिए वहाँ आया है। बस फिर उन्होंने उन मिलिटेंट्स के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर रहकर उनकी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और इंडियन आर्मी को सौंप दी और यह ऑपरेशन कामयाब रहा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, 1972 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये टेस्ट सक्सेसफुल होते ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर A.Q. खान ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए चाइना और नॉर्थ कोरिया की मदद ली। जैसे ही इस चीज की खबर इंडियन पीएम इंदिरा गांधी को लगी, उन्होंने पाकिस्तान की इन सभी गतिविधियों को टेस्ट करने के लिए अजीत डोभाल को पाकिस्तान भेज दिया और उन्होंने एक भिखारी के भेष में खान रिसर्च सेंटर के बाहर डेरा लगा लिया। लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा, पर उन्हें अपनी ट्रेनिंग की कुछ चीजें याद आ गई और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया
और कुछ साइंटिस्ट्स को एक बार्बर की दुकान तक ट्रेस किया और उनके कुछ बालों के सैंपल्स कलेक्ट किए और भारत में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। और इस तरह से पता चला कि उनके बाल न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज्ड थे। और इस तरह से पता चला कि खान रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा था। इसी तरह 1988 में इनको कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया और ये ऐसे पहले पुलिस ऑफिसर थे जिनको ये मिलिट्री मेडल दिया गया था। इनके कारनामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारी वेब सीरीज देखते होंगे, लेकिन अजीज डोभाल पर वेब सीरीज बने तो आप क्या कहेंगे? और आपको क्या लगता है, क्या अजीज डोभाल की कहानी पूरे देश तक पहुंचानी चाहिए या नहीं? ये फैसला आपके हाथ में है। तो अपने विचार कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स टीवी हिंदी के साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।